अपने जीवन काल में जेसी लॉरेस्टन लिवरमोर, जिनका जन्म 26 जुलाई 1977 को हुआ था, ने स्टॉक ट्रेडिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें डे ट्रेडिंग के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है और एडविन लेफेवरे की बेस्ट सेलिंग किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर के मुख्य पात्र की प्रेरणा माने जाते हैं। लिवरमोर की ट्रेडिंग रणनीतियां और उनके अनुभवों ने वित्तीय दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला है। लिवरमोर ने धन के शिखर और पतन दोनों देखे। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल थे। हालांकि दुखद रूप से जब उन्होंने आत्महत्या की तब उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी और उनकी देनदारियां उनकी संपत्तियों से अधिक थीं। उनकी जीवन कहानी वित्तीय बाजारों की अस्थिर प्रकृति और जोखिम प्रबंधन के महत्व को उजागर करती है। लिवरमोर के समय में सटीक वित्तीय जानकारी प्राप्त करना कठिन था और बाजार में हेरफेर आम बात थी। इन कठिनाइयों के बावजूद लिवरमोर ने ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए उस समय के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग किया। उनकी रणनीति बाजार के रुझानों और कीमतों की गति का विश्लेषण करने पर आधारित थी, न कि केवल मौलिक आंकड़ों पर। ट्रेडिंग में भावना की भूमिका को लेकर उनकी समझ आज भी प्रासंगिक है और व्यापारी आज भी उनका अध्ययन करते हैं। लिवरमोर का जन्म मैसाचुसेट्स के श्रूसबरी में गरीबी में हुआ था और वे बचपन में अपने परिवार के साथ एक्टन, मैसाचुसेट्स चले गए थे। अविश्वसनीय रूप से लिवरमोर ने केवल 3.5 साल की उम्र में पढ़ना और लिखना सीख लिया था, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। जब वह सिर्फ 14 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया ताकि वे खेत में मदद कर सकें। लेकिन अपनी मां के समर्थन से लिवरमोर ने घर से भाग जाने का साहसिक फैसला लिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में 1991 में उन्होंने बॉस्टन के एक स्टॉक ब्रोकरेज में बोर्ड बॉय के रूप में अपना करियर शुरू किया और सप्ताह में $5 कमाते थे। उनका पहला ट्रेडिंग अनुभव बर्लिंगटन की 5 शेयरों को डॉलर में खरीदने से शुरू हुआ। 15 साल की उम्र में 1892 में उन्होंने बकेट शॉप में शिकागो, बर्लिंगटन और क्विंसी रेल रोड पर $5 की शर्त लगाई और इसमें $3.12 का मुनाफा कमाया। 1893 से 1894 तक उन्होंने बॉस्टन की बकेट शॉप्स में ट्रेडिंग कर हफ्ते में लगभग $200 कमाए, जो उनके ब्रोकरेज वेतन से कहीं अधिक था। 16 की उम्र में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगे। हालांकि उनकी मां को यह पसंद नहीं था क्योंकि वह इसे जुआ समझती थी, लेकिन लिवरमोर ने इसे अटकल बताया। 18 से 20 वर्ष की आयु 1995 से 1997 के बीच उन्होंने ट्रेडिंग से $10,000 कमाए, जो कि 3 वर्षों में 1000% का रिटर्न था। लेकिन लगातार जीतने की वजह से उन्हें बॉस्टन की ज्यादातर बकेट शॉप्स से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने छद्म नाम और भेष बदलने की कोशिश की, लेकिन पूरे शहर में बैन लगा दिया गया। 21 से 22 वर्ष की आयु में उन्होंने हाइट एंड फ्रीज नामक आखिरी बची बकेट शॉप में ट्रेडिंग जारी रखी, लेकिन वहां ट्रेडिंग कठिन हो गई क्योंकि कीमतों में अंतर बढ़ा दिया गया और अग्रिम राशि की मांग बढ़ा दी गई। 23 की उम्र में वह न्यूयॉर्क सिटी चले गए, जब स्टॉक मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। हैरिस, हट्टन एंड कंपनी में उन्होंने $10,000 को सिर्फ 5 दिनों में $50,000 में बदल दिया। लेकिन मई 1901 में उन्होंने मार्केट का गलत अनुमान लगाया और सारी रकम गंवा दी क्योंकि उन्हें जानकारी समय पर नहीं मिली। उन्होंने $2,000 उधार लिए और सेंट लुइस में ट्रेडिंग फिर से शुरू की, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। 1901 में 24 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे के शेयर खरीदे और $10,000 को $5,00,000 में बदल दिया। 1906 में वह फ्लोरिडा के पाम बीच में छुट्टियां मना रहे थे। एडवर्ड आर ब्रैडली के क्लब में थॉमस डब्ल्यू लॉसन की सलाह पर उन्होंने यूनियन पैसिफिक रेल रोड के गिरने पर बड़ा दांव लगाया, जो सैन फ्रांसिस्को भूकंप से पहले था। इससे उन्हें $2,50,000 का लाभ हुआ। लेकिन जब उन्होंने दोबारा स्टॉक खरीदा तो उनके दोस्त एडवर्ड फ्रांसिस हट्टन ने उन्हें बेचने को कहा और उन्होंने $40,000 का नुकसान झेला। 1907 की मंदी के दौरान उन्होंने मार्केट के खिलाफ बड़े दांव लगाकर एक ही दिन में $10,00,000 कमाए, लेकिन उनके मार्गदर्शक J. मॉर्गन ने उनसे कहा कि वे मार्केट के खिलाफ दांव न लगाएं और उन्होंने उनकी बात मानी। मार्केट की रिकवरी में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति $3 मिलियन तक पहुंचा दी। उन्होंने भव्य जीवन शैली अपनाई, $2,00,000 की नौका, एक रेल कार और न्यूयॉर्क के अपर वेस्ट साइड में एक शानदार अपार्टमेंट खरीदा। वह खास क्लबों के सदस्य बने और कई प्रेमिकाएं भी रखीं। 1908 में उन्होंने अपने मित्र थियोडोर एच.
टेडी प्राइस की सलाह पर कॉटन खरीदा, लेकिन प्राइस ने चुपके से उसे बेचा, जिससे लिवरमोर दिवालिया हो गए। हालांकि बाद में उन्होंने सभी घाटे की भरपाई कर ली। 1915 में उन्होंने दूसरी बार दिवालियापन घोषित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिवरमोर ने कॉटन मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने बिना लाभ के कॉटन वापस बेच दिया ताकि बाजार में गड़बड़ी न हो। लिवरमोर ने कहा कि उन्होंने यह केवल अपनी क्षमता की परीक्षा के लिए किया था, किसी दुर्भावना से नहीं। 1924 से 1925 के बीच उन्होंने गेहूं और मक्का में ट्रेडिंग कर $10 मिलियन कमाए और पिगली विगली के स्टॉक को स्क्वीज करके लाभ कमाया। 1929 की शुरुआत में उन्होंने बाजार के खिलाफ बहुत बड़े दांव लगाए और अपनी पहचान छुपाने के लिए 100 से अधिक ब्रोकर्स का उपयोग किया। शुरू में उन्हें $6 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ तो उन्होंने करीब $100 मिलियन कमा लिए। हालांकि उन्हें ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा गया और जनता से आलोचना और धमकियां मिली। लिवरमोर ने कई व्यक्तिगत संकटों का भी सामना किया। 1932 में तलाक में उनके बेटे को उनकी पत्नी ने गोली मारी और उनकी प्रेमिका से कानूनी विवाद हुए। मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, खासकर 1934 में USSIC द्वारा लगाए गए नए नियमों के बाद। उन्होंने फिर से अपना सारा धन खो दिया और तीसरी बार दिवालिया हो गए। $84,000 की संपत्ति और $2.5 मिलियन की देनदारी के साथ उन्हें शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड से भी निलंबित कर दिया गया। 1937 में उन्होंने $8 लाख का टैक्स बिल चुका दिया। 1939 में उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस शुरू किया, जिसमें तकनीकी विश्लेषण की प्रणाली बेची जाती थी। लिवरमोर की पढ़ाई की पसंद। उन्हें चार्ल्स मैके की किताब अटबोलती लोकप्रिय डिल्यूजन्स ऑन द मैडनेस ऑफ क्राउड्स पसंद थी, जो उनके करीबी दोस्त और स्टॉक ट्रेडर बर्नार्ड बरूच की भी पसंदीदा थी। उनका शौक, उन्हें मछली पकड़ना पसंद था और 1937 में उन्होंने 486 पाउंड की तलवार मछली पकड़ी थी। लिवरमोर ने 3 बार शादी की और उनके 2 बच्चे थे। उनकी पहली शादी अक्टूबर 1900 में इंडियानापोलिस की नेटिट बिपान नेटी जॉर्डन से हुई। वे एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे। 1 साल से कम समय में लिवरमोर ने अपनी सारी दौलत खो दी। उन्होंने नेटी से उनके गहने गिरवी रखने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिससे उनके रिश्ते में दरार आई। वे अलग हो गए, लेकिन लिवरमोर ने नेटी के भाई के बचाव में पैसा दिया, जिस पर हत्या का आरोप था। उन्होंने अक्टूबर 1917 में तलाक लिया। शादी 2 दिसंबर 1918 को डोरोथी फॉक्सवेंट से हुई, जो एक जीगफील्ड गर्ल थी। उनके 2 बेटे हुए। लिवरमोर ने डोरोथी के लिए महंगा घर खरीदा और उन्हें फर्नीचर पर खर्च करने की पूरी छूट दी, लेकिन डोरोथी की शराब की लत, लिवरमोर के अफेयर और फिजूल खर्ची के कारण उनका रिश्ता टूट गया। 1931 में डोरोथी ने तलाक लिया और जल्दी ही दूसरी शादी कर ली। साथ में बड़ा सेटलमेंट भी मिला। लिवरमोर की तीसरी शादी 28 मार्च 1933 को हैरियट मेड्स नोबल से हुई। वे 1931 में वियना में मिले थे, जहां मेड्स नोबल एक गायिका के रूप में प्रदर्शन कर रही थी। वे एक अमीर परिवार से थीं, लेकिन लिवरमोर उनके 5वें पति थे। लिवरमोर के बेटे जेसी जूनियर ने 1937 के अंत में उनसे ट्रेडिंग पर एक किताब लिखने का प्रस्ताव दिया। यह किताब कैसे शेयर बाजार में व्यापार करें मार्च 1940 में प्रकाशित हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और स्टॉक मार्केट में कम रुचि के कारण यह ज्यादा नहीं बिकी। उनकी ट्रेडिंग तकनीकों को विवादास्पद भी माना गया। 1940 के थैंक्सगिविंग डे पर शाम 5:30 के बाद जेसी लिवरमोर ने मैनहट्टन के शेरी नेदरलैंड होटल के क्लोक रूम में कोल्ट ऑटोमेटिक पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। जब पुलिस पहुंची तो उनके निजी नोटबुक में 8 पन्नों का एक पत्र मिला, जो उन्होंने अपनी पत्नी हैरियट, जिन्हें वे प्यार से नीना कहते थे, को लिखा था। उस पत्र में उन्होंने दिल खोलकर बताया कि वे थक चुके हैं और खुद को अपनी पत्नी के प्यार के लायक नहीं समझते। उन्होंने माफी मांगी और लिखा कि उन्हें अपनी परेशानियों से निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिखता।